नमस्कार, बिहार का फैसला में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी नगमा सहर। वैसे तो अब से कुछ देर बाद आईपीएल का फाइनल शुरू होने जा रहा है। सब मान करके चलते हैं कि क्रिकेट में काफ़ी रोमांच होता है, आखिरी गेंद तक सस्पेंस बना रहता है कई बार कि कौन जीतेगा, लेकिन इस बार उससे भी कहीं ज़्यादा रोमांच हमें अभी फिलहाल बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं। कभी एनडीए आगे था तो अभी लग रहा है कि महागठबंधन उसके काफ़ी करीब पहुंच गया है। आरजेडी जो कि अब तक नंबर 2 की पार्टी थी, थोड़ी देर पहले ही उसने बीजेपी को पीछे कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग का यह कहना है कि अब भी वोटों की गिनती जारी है। करीब 1 करोड़ वोट अब भी गिने जाने बाकी है, तो यानी देर रात तक ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। यानी कोई भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ सकता है, और ये अच्छी बात है कि उम्मीद जो है वो बरकरार है। और बिल्कुल जैसा अमेरिकी चुनाव में आपने देखा, उसी तरह से कुछ कांटे की टक्कर है। एक एक वोट की गिनती जो है वो बहुत अहम है, और लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, काउंट एवरी वोट। आरजेडी अभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और इस समय की जो स्थिति है उसमें आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा वोट हैं, बहुत कम ही सही, फर्क जो है वो बहुत कम है। यहाँ बीजेपी के साथ कड़ी टक्कर चल रही है। फिलहाल आरजेडी 76 और बीजेपी 72 सीटों पर आगे है। आरजेडी को उम्मीद है कि सरकार उसी की बनेगी, और 2.7 करोड़ ईवीएम वोट्स जो हैं वो 5:30 बजे शाम तक गिने गए थे। कुल 4 करोड़ से ज्यादा वोट डाले गए थे बिहार असेंबली चुनाव में। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने श्याम रजक से बात की है, तो आइए सुनते कि उनका क्या कहना है, किस तरह का दावा है। श्याम बाबू, ये बताइएगा कि अंदर आप लोग गए हैं, अभी तक बाहर आपके कोई बड़े नेता नहीं आए, आप ही एक हैं जो बाहर आए हैं अंदर से। क्या डिस्कशन थे आपके? नेता है, कौन बड़े नेता? सब ये बताइए, आपके डिस्कशन क्या हुए हैं श्याम भाई? डिस्कशन हम लोग तो आनंदित है, हम लोग काम के लिए, क्योंकि जनता ने काम के लिए हमें मत दिया है, और काम के आधार पर हमको काम करना है। जनता की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को हमको पूरा करना है। इसी का मंथन चल रहा है कि कैसे पूरा। क्या अभी भी उम्मीद है, क्योंकि हल्की सी बढ़त अभी भी एनडीए की तरफ ही है, सुबह से वो है कि आपको उम्मीद है उसको बात करिएगा? मैंने सुबह में जब बैठा था चेल्लो पर, मैंने कहा था कि शाम होने दीजिए, लालटेन जलेगा, अंधेरा खत्म होगा, और हमारा जो आरजेडी का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो जीतेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। देशरत्न निगम है, राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, और शायबॉल गुप्ता हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। शायबॉल गुप्ता, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आपका विश्लेषण इस समय, तस्वीर साफ होनी फिर भी बाकी है, और हम सुन रहे हैं कि लालटेन जलना बाकी है। लालटेन जलेगा क्योंकि अंधेरा हो गया है अब, पर आपको इस समय जो बहुत कड़ा मुकाबला, ये हम जरूर कहेंगे कि बहुत रोमांचक है, तो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर रही, उसके बावजूद एनडीए जो है वो कड़ी टक्कर दे रहा है इसका महागठबंधन को। हम ये शुरू से कह रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट जो होगा वो फोटो फिनिश होगा, और तेजस्वी का जो एक अपरेंट लहर था, वो वर्क किया है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। मगर एनडीए, सबसे सरप्राइजिंग बात है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को रोक पाया है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 15 साल और स्पेशली 5 साल काम तो हुआ ही है जी। ये जरूर है कि माइग्रेशन या एम्प्लॉयमेंट में काफी गैप्स था, उसको नहीं ठीक से हैंडल हो पाया। मगर आप सड़क देखिए, बिजली देखिए, रोड देखिए, इसमें काफी काम इंडिया सरकार की जा रहा था। बिहार चुनाव के बारे में आप कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कहते आए हैं कि ये फोटो फिनिश होगा, वैसा हो भी रहा है, लेकिन ये भी कहा जाता था कि बिहार में असली चुनाव तो चुनाव परिणाम आने के बाद होगा। ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से 2015 में कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस बने थे, वैसा ही 2020 में भी हो सकता है। अभी जो साथी हैं वो बिछड़ सकते हैं, दुश्मन बन सकते हैं, चुनाव के बाद नए सिरे से गठबंधन बन सकते हैं, सरकार बनाने के लिए कोई भी किसी के साथ जा सकता है। और कम से कम अभी फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, आपको क्या लगता है कि अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वैसे में ये भी हो सकता है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि 2015 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें डिसाइसिव वोट था। इस इलेक्शन में उस तरह का वोट
वोटिंग डिसाइसिव नहीं हुआ है। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, बीजेपी के एक टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट, इन लोग कहें कि इवन इफ अब जेडीयू का सीट्स कम आया बीजेपी से, उसके बावजूद नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर रहे, क्योंकि इलेक्शन मोदी जी के नाम पर तो हुआ ही है, प्रोविंशियल लेवल में नीतीश कुमार जी के नाम पर हुआ है। और नीतीश जहां भी लोग गए वहां लोगों ने देखा कि काम तो हुआ ही है, मगर काम के बावजूद भी जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है। माइग्रेशन, जो इन माइग्रेंट्स आए उसको हैंडल प्रॉपरली नहीं किया गया था, उसको लेकर के रोष था। तो इस रोष को लेकिन क्या एनकैश कर पाई है विपक्षी पार्टियां, महागठबंधन? क्योंकि जितना ज्यादा हम कह सकते हैं एक सत्ता विरोधी लहर इस समय हो सकती थी, क्योंकि इमिग्रेंट्स की समस्या, जो बाहर से लोग लौट कर आए, उनकी नौकरियों की समस्या, रोजी रोटी का कहा जा रहा था कि मुद्दा हावी होगा जातीय समीकरणों पर क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? क्या आप लोग इसको इनकैश कर पाए हैं? प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सवाल इनकैश करने का नहीं है, मेरा मतलब कैश करने से ये है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने इतना खराब काम किया और सत्ता विरोधी लहर है, तो अगर ये समय भी अगर विपक्ष उसको नहीं अगर उस तरह से इस्तेमाल कर पाया, तो इसका मतलब उनके खिलाफ इतनी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। नहीं, सत्ता विरोधी लहर का तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी की सीटें देखिए कितनी कम हो गई। जेडीयू जिस गठबंधन को गवर्नमेंट में लीड कर रहा है, जो व्यक्ति, जो नेता चीफ मिनिस्टर रहा है, जिसके नेतृत्व में चुनाव में गए, जिसके नेतृत्व को बीजेपी वालों ने कहा कि आगे भी हमारा यही नेतृत्व रहेगा, आप इसका पॉलिटिकली ये देखिए ना कि गवर्नमेंट को लेकर नाराजगी तो है कि नीतीश कुमार जी के पार्टी को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। यह एक तरह से पब्लिक का रिजेक्शन है नीतीश कुमार जी के चीफ मिनिस्टर बने रहने पर। तो मैं समझता हूं इस चुनाव में जो भी अभी तक के जो रुझान है या जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो कहीं से भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो देशरतन निगम जी, नीतीश कुमार के खिलाफ तो नाराजगी बहुत है, यानी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी नहीं है, और चूंकि बीजेपी के वो साथ थे इसलिए इसमें एनडीए को वोट्स मिल रहे हैं, पर नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी साफ दिख रही है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं, कार्यकर्ता तक ये कह रहे थे कि फिर जहां तक नैतिकता का सवाल होता है, क्या उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को फिर से साफ कर दूं, जिसको आप बोल रहे हैं सत्ता विरोधी, हुआ क्या है, एलजेपी लड़ी वहां पर, उसका फायदा आरजेडी को मिल रहा है। जिसको हम सत्ता विरोधी ना देख के कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियां मान के चलेंगे और तब मेरे ख्याल से हम सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी कारण से जेडीयू की सीटें कम है और मैं अगर उनके नीतीश कुमार की जगह होता, तो कम से कम मैं नैतिकता के तौर पर मैं अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं मानता। मैं नहीं जानता वो क्या करेंगे, लेकिन गठबंधन जो धर्म है, आपने साफ कहा कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं मानते, नीतीश कुमार को भी ऐसा करना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि शायद आगे ऐसा ही होगा, या संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन जो देखिए, गठबंधन धर्म में बीजेपी कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटी है आज तक। तो बीजेपी ने बड़ा साफ किया है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे अगर वो एनडीए जीतता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चॉइस है, उनका फैसला है कि वो क्या करना चाहेंगे, बीजेपी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है विनोद जी, मैं आपको लाना चाहूंगा इसी बात पर। जो बात देशरतन निगम कह रहे हैं, ये आवाज पटना से भी सुनाई देने लगी है। बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ता ये कहने लगे हैं कि अगर बीजेपी को करीब करीब दोहरी सीटें आ रही हैं जेडीयू की तुलना में, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की कि नीतीश कुमार, जिनके खिलाफ बिहार की जनता ने वोट दिया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। तो इसीलिए ये सवाल उठता है, जो सवाल मैंने सहबल जी से भी पूछा था, कि क्या बिहार में चुनाव के बाद असली चुनाव होगा? क्या आपको लगता है कि नए सिरे से दोस्त बन सकते हैं अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है? जैसा कि अभी फिलहाल दिख रहा है कि एनडीए भी बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें पीछे है, तो ऐसे में नए सिरे से गठबंधन बन सकते हैं, जिन्होंने अपने खिलाफ चुनाव लड़ा एक दूसरे के, वो फिर से साथ आ सकते हैं। इस तरह की संभावना क्या आप देखते हैं? देखिए अखिलेश जी, आप
बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और बीजेपी आप बहुत समय से कवर भी कर रहे हैं कि बीजेपी में एक नेताओं का एक बड़ा समूह, खासकर बिहार के नेताओं का बड़ा समूह, वो नीतीश कुमार को लेकर शुरू से असहज है। नाम मैं पहले भी ले चुका हूं इसी शो में, आप भी जानते हैं, अब नाम क्या लेना। सुशील कुमार मोदी जरूर उनके सबसे करीबी हैं और इस पूरे गठबंधन के आर्किटेक्ट वो हैं। तो इसलिए जैसे ही ये परिणाम या रुझान जो है ये आते ही ये आवाज उठनी शुरू हो गई, बिहार से ही उठी। वो अजीत चौधरी जो इनके अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और कुछ और लोगों ने भी इस तरह की चर्चा की। देश रत्न निकम जी की मैं साफगोई की तारीफ करूंगा, और वो भी मतलब वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन उनका संबंध जिस तरह से बीजेपी और संघ से अपना है, तो एक तरह से उन्होंने जिस तरह से कहा कि नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दे देना चाहिए या अपने को ऑफर नहीं करना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए नीतीश कुमार को, तो ये भी आप एक आवाज मानिए इस तरह की कि ये एक भावना भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के समर्थक वर्ग की भी हो गई है। पर विनोद जी, अभी आपको क्या लग रहा है कि तस्वीर और बहुत ज्यादा पलट सकती है, क्योंकि काफी क्लोज फाइट है अभी में जो है, जो जिस तरह की राजनीति बिहार में नीतीश कुमार ने की है, तो नीतीश कुमार किसी भी सीमा पर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हम लोग विनोद जी हम इस पर चर्चा आप कर रहे हैं कि अगर एनडीए जीतती है तो क्या होगा, नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे। पर इस समय जैसे धीरे धीरे और वोट्स काउंट हो रहे हैं और जो लड़ाई है वो और ज्यादा क्लोज होती चली जा रही है, वोटों का अंतर भी, तो बहुत बड़े बदलाव की कुछ उम्मीद तो कोई नहीं छोड़ रहा। पर एनालिसिस ऐसे क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ पलट जाएगा मामला? एनडीए को बढ़त तो बनी हुई है ही अभी भी। नहीं, अभी नगमा जी कुछ भी जो हम लोग बात करें ना, जिस तरह की वोटों की स्थिति है अभी, वाकई कुछ भी हो सकता है। हम लोग सुबह से मतलब किंतु परंतु लगा के ही बात कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो, क्योंकि बिल्कुल फोटो फिनिश है। ये वैसे ही है, अखिलेश जी आपको याद होगा 2018 में मध्य प्रदेश का जो चुनाव हो रहा था, तो कितनी रात तक नहीं स्पष्ट था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। कुछ वही स्थिति यहाँ हो रही है। डिसाइसिव नतीजा आने का लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मामला फंसा रहेगा, और तब उसके बाद जैसा अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि चुनाव के बाद, परिणाम के बाद असली जो चुनाव है वो तब होगा? नहीं, मुझे लगता है अगर दोनों में से कोई 122 क्रॉस कर लेगा तब तो डिसाइसिव हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाए, मान लीजिए बिल्कुल बराबर पे आगे अटक गए 120 119 इस तरह पर, तब तो फंसेगा मामला। फिर तो मैं जो है जी विनोद जी, मैं प्रेमचंद जी के पास आना चाहूंगा। प्रेमचंद मिश्रा जी के पास, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। प्रेमचंद जी, एक प्रश्न आपसे AIMIM के बारे में है, ओवीसी फैक्टर। आप लोग हमेशा उसको डिस्काउंट करते हैं, उस फैक्टर को। आप कहते आए कि आरोप लगाते आए कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, ये जो बीजेपी विरोधी वोट है उनको बांटने का षड्यंत्र है। लेकिन आज अभी जो फिलहाल तस्वीर दिख रही है बिहार की, उसमें ऐसा लग रहा है कि अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में ओवैसी जो है वो किंग मेकर बन करके उभर सकते हैं। 5 सीटों पर उनके जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये एक हंग असेंबली की सूरत में। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी उनको अप्रोच कर सकती है? क्योंकि हम जानते हैं कि आप लगातार उन पर आरोप लगाते आए हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो आंकड़े अभी लेटेस्ट आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 119 पर एनडीए का और 116 तक हम पहुंच गए हैं, और अभी भी 32 सीटें बहुत ही क्लोज है। 500,000 वोट का चक्कर है और 1.5 करोड़ वोटों का गिनती बाकी है। तो मेरा ऐसा अपना अनुमान है कि हम बहुमत के आंकड़े को आसानी से हमारा गठबंधन छू लेगा। अब रही बात ओवैसी की, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, वो तो इस चुनाव में और एस्टेब्लिश्ड हो गई कि मायावती जी भी उन्हीं के गठबंधन में हैं, और मायावती जी ने तो बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि हम लोगों को बीजेपी को समर्थन करना होगा तो मंजूर है बिहार में, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन को पराजित करना है। जिस गठबंधन में ओवैसी हैं, जिस गठबंधन में मायावती जी हैं, उनसे समर्थन लेने का सवाल कहां उठता है? और मैं समझता हूं हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो प्रेमचंद जी, तो इसका मतलब क्या जो वीआईपी पार्टी है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले गए थे, तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां आपकी पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद थे, क्या उन पर आप एक बार फिर से डोरे डाल सकते हैं? क्या आप उनको कह सकते हैं कि आप वापस आइए, हम आपको उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दें? नहीं, मुख्यमंत्री का पद ऑफर करने का सवाल नहीं उठता है। डिप्टी सीएम नहीं, वो ये प्रश्न आज के समय में काल्पनिक है। लेकिन मैं एक में जोड़ना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी जो हमारे गठबंधन की बड़ी पार्टनर है, वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो मैं समझता हूं राज्यपाल महोदय ऐसी स्थिति में अगर कल्पना कर लें कि ये बिल्कुल कोई 122 के आंकड़ा को नहीं छू पाया, तो स्वाभाविक बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी को आमंत्रित करेंगे। तो जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे आरजेडी को 78
78 सीटें हैं और बीजेपी के पास 72 सीटें हैं जो रुझान हैं। तो और ये बार बार सवाल उठ रहा है कि बाकी तमाम पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा है। जितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े शायद उतनी कैपेसिटी नहीं रही कांग्रेस के पास, क्योंकि आप देखिए कि लेफ्ट कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ा उसके मुकाबले जो नतीजे, जो रुझान अब तक सामने आए हैं उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। मैं इसको आज अभी के समय में इसके ऐसी तुलना को लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। ये चुनाव परिणाम जब पूरे आ जाएंगे फिर पार्टी अपने हिसाब से देखेगी क्या क्या वजह रही कि हमारा स्ट्राइक रेट उस हिसाब से नहीं हुआ। बिल्कुल, वो तो उसके बाद के आंकलन का विषय है ही। कोई टीम में अगर 11 प्लेयर है तो कोई जरूरी नहीं कि 11 ही सेंचुरी मार दे। जिस बात का जिक्र प्रेमचंद जी कह रहे हैं उसी बात का कि ब्रेकिंग न्यूज भी हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त वहां पर बिहार में कांटे की टक्कर हो गई है। महागठबंधन और एनडीए करीब करीब अब बराबर हो गए हैं, सिर्फ 3 सीटों का फासला है और एनडीए जो अभी तक बहुमत के आंकड़े से ऊपर था वो नीचे आ गया है काफी और 119 के आंकड़े पर एनडीए दिखाई दे रहा है। तो जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जो वोटों की गिनती है वो देर रात तक चलेगी, परिणाम आने में अभी समय लगेगा। फिलहाल इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक हम ले रहे हैं। बिहार का फैसला आने में भी वक्त है, लेकिन लगातार बहुत कड़ा मुकाबला जो है वो बना हुआ है। 119 और 116 इस समय की स्थिति है, यानी एनडीए के पास 119 है, महागठबंधन के पास 116 सीटें हैं और ऐसे में बहुत निगाह सबकी रहेगी कि एआईएमआईएम का रोल जो है वो इसमें क्या होगा। 5 सीटों पर रुझान उनके पास पहले से ही हैं, तो वो किसके साथ जा सकते हैं, क्या सरकार बन सकती है अभी भी। हमारे साथ देश रत्न निगम बने हुए हैं विनोद अग्निहोत्री हैं, हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। देश रत्न जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या भूमिका देख रहे हैं कि अगर इसी तरह का ये परिणाम हो जाता है जैसा कि अभी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं है, त्रिशंकु विधानसभा साफ तौर पर बनती दिख रही है, तो ऐसे में ओवैसी फैक्टर वो कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा बिहार में। और एक पार्टी जो कि हैदराबाद की पार्टी जिसने कि पहले महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया, अब बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, किंग मेकर के तौर पर उभरती हुई दिख रही है। और वहीं एक एलजेपी की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी की, जिसको लगातार मीडिया की सुर्खियों में रही, लेकिन केवल 0 सीटें, उनको कोई सीट नहीं है। हालांकि वोट जरूर 6% से अधिक मिले हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि जेडीयू को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि तेजस्वी यादव की जो अपनी सीट है देश रत्न जी, वहां पर अगर एलजेपी का कैंडिडेट अच्छा नहीं करता तो शायद तेजस्वी अपनी सीट भी हार जाते। तो ये भी दिखाता है कि एलजेपी फैक्टर किस तरह से बिगाड़ने का काम किया है, ना कि बनाने का काम किया है। देखिए, दोनों चाहे हसनपुर हो या राघोपुर हो, जहां से ये लालू प्रसाद के दोनों बेटे लड़ रहे थे, दोनों की दोनों सीटें हार जाते अगर एलजेपी बीच में नहीं होता। तो ये देखिए, नुकसान तो हुआ है बहुत और इसको सभी को सोचना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपी हो। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है एलजेपी ने। 2 सीटें हुआ करती थी, एक भी नहीं है वहां पर, और 2 नावों में चलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात तो साफ है कि राजनीति में जनता देखती है, बहुत गौर से देखती है कि आप कर क्या रहे हैं। तो अब वो वोटर नहीं रहा जो 50 साल पहले था कि आपने हाँक दिया और उसने वोट दे दिया सबको। तो वोटर भी बहुत समझदार और चालाक है आज की डेट में और बहुत कड़ी नजर रखता है अपने लीडर्स पे और लीडर मेंबरान क्या बोल रहे हैं। रही बात जो अदर फैक्टर है, इसमें अदर्स है, अदर्स की मेरे ख्याल से करीब 8-9 सीटें हैं उसमें, और वही एक मेजर, अगर इस तरह का हंग असेंबली का लगता है आसपास दोनों कोई 122 नहीं पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि जो अदर्स है 9 लोग हैं, जिसमें अगर ओवैसी 5 ले जाते हैं तो ओवैसी का मेजर प्ले हो जाएगा उसमें। और ओवैसी क्या बीजेपी की तरफ आएंगे? मुझे नहीं लगता है वो बीजेपी की तरफ आएंगे, वो जाएंगे आरजेडी की तरफ, जो मेरा अनुमान है जी। तो लेकिन अभी भी वक्त है थोड़ा सा हम लोगों को समझ लेना। तो ये पोस्ट पोल अलायंसेस की बात है कि क्या हो सकता है, किस तरह अगर हंग असेंबली होती है। तो शाहबौल गुप्ता हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि इस पूरे चुनाव को अगर हम पोस्ट पोल अभी क्या होगा, अभी नतीजे अभी भी आ रहे हैं, पर अब चुनाव और चुनाव कैंपेन को अगर देखते हैं तो तेजस्वी यादव का एक नेता के तौर पर उभरना, ये इस चुनाव की एक लैंडमार्क रहा है।
पिछले 1-1.5 महीने में उनके कैंपेन में भीड़ की लगातार चर्चा हो रही है। सुबह से भी ये भी दिखा कि भीड़ जो है वो वोटों में इतनी नहीं बदली, या फिर धीरे धीरे अब खुल रहा है कि शायद बदली भी कुछ हद तक। तो तेजस्वी यादव का जो उभार रहा, जो इतनी भीड़ जुट रही थी, वो क्या आपको लगता है, वो क्या था? वो अपने आप को पुरानी आरजेडी से अलग दिखाना चाह रहे थे, लालू यादव के परछाई से बाहर आना चाह रहे थे? क्या वो इसमें कामयाब हुए हैं? नहीं, तेजस्वी यादव इस चुनाव में उभर करके आए हैं। इसके पहले उनका कोई इंडिपेंडेंट प्रोफाइल नहीं था। इस चुनाव में लग रहा है कि ही हैज इमर्ज्ड इंडिपेंडेंटली। उसका वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि उनका कॉग्निटिव वर्ल्ड अलग रहा है और वो अपने आप को प्रोजेक्ट किए और सीरियसली कैंपेन किए। वो सबसे ज्यादा चुनावी सभा तेजस्वी ने किया है जी। उसके बाद यंग होने के साथ उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो नारा था वो कैच किया। ये तो अदरवाइज इलेक्शन के कुछ दिन पहले तक भी आरजेडी से लोग टूट करके जेडीयू ज्वाइन कर रहे थे। कई एमएलसी ज्वाइन किए क्योंकि उन लोग कन्विंस नहीं थे कि तेजस्वी उनको लीड कर पाएगा जी। मगर इस चुनाव में उनका इमर्जेंस काफी अच्छा रहा और वो उसमें लगा कि वो शायद इस इलेक्शन में आरजेडी को मेजॉरिटी दे पाए। लेकिन विनोद जी, यही प्रश्न आपसे तेजस्वी यादव की के नेतृत्व के बारे में। लगातार दूसरा चुनाव, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव 2019 में हारे, आरजेडी एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई, और अब 2020 का विधानसभा चुनाव जहां पर कि 15 साल का नीतीश कुमार का शासन होने के बावजूद, कोरोना का संकट काल होने के बावजूद, हजारों की संख्या में श्रमिकों के वापस आने के बावजूद भी अगर विपक्षी पार्टियां कह सकते हैं कि जैसा कि दिख रहा है कि वो सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में नहीं कर पाए, तो ये उनके नेतृत्व पर क्या टिप्पणी करता है? और दूसरा जो मोदी फैक्टर है, वो कितना महत्वपूर्ण रोल उसने इसमें प्ले किया है, इस पर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। क्योंकि बीजेपी ने, आप देखें आरजेडी से तुलना करें, ठीक है कि आरजेडी को ज्यादा सीटें इस वक्त मिल रही हैं बीजेपी की तुलना में, लेकिन बीजेपी ने आरजेडी की तुलना में सीटें भी कम लड़ी हैं। 110 सीटें लड़कर के अगर वो 70-72 सीटें जीत रहे तो उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है। देखिए अखिलेश जी, पहली बात तो ये है कि तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के मैं दो तरीके से देखता हूं। तेजस्वी ने थोड़ा सा मेहनत करने में देर कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद उसकी हताशा से वो अज्ञातवास में चले गए और 4-5 महीने बिल्कुल अज्ञातवास में रहे। अगर वो उसी समय से बिहार घूमना शुरू कर देते और बिहार जो मेहनत उन्होंने बाद में की 2-3 महीने पहले, तो शायद आज तस्वीर और उनके पक्ष में होती, क्योंकि नेतृत्व तो उन्होंने अच्छा दिया, इसमें कोई किसी तरह का परिपक्वता का सबूत दिया है। दूसरी बात यह है कि ये तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा गया पहला चुनाव था, तो जो चुनाव के तमाम सारे प्रबंधन के काम होते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, और उसमें वैसे भी बीजेपी सबसे आगे है देश में। इलेक्शन मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई मुकाबला देश में ना कांग्रेस के पास है ना किसी और दल के पास है। तो वो अभी उनके लोग या उनकी टीम जो है उसके पास शायद उतना बढ़िया इलेक्शन मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पे नहीं बन पाया पहले चुनाव की वजह से। इसलिए अभी जो एंटी इनकम्बेंसी थी या जो दिख रही थी, हम लोगों को भी दिख रही थी, उसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज कर पाने में पूरी तरह से वो उतना सफलता उनको नहीं मिली। ये तो तेजस्वी पर रहा। नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ नीतीश कुमार के शासन की अलोकप्रियता, चाहे वो कोरोना मिस हैंडलिंग की हो, चाहे बाढ़ की हो, चाहे प्रवासी मजदूरों की हो या बेरोजगारी के मुद्दे को, उस अलोकप्रियता को अगर किसी ने कम किया है तो नरेंद्र मोदी ने ही किया है। नरेंद्र मोदी की अगर रैलियां प्रधानमंत्री की नहीं होती या कम होती तो शायद और परिणाम एनडीए के लिए और खराब परिणाम होते। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री की रैलियों की वजह से इस समय जो हम नतीजे देख रहे हैं एनडीए के पक्ष में जो अभी तक दिख रहे हैं, भले ही बहुत कड़ी टक्कर है, क्या वो इस वजह से हुआ? नीतीश कुमार के खिलाफ जितना भी रोष था वो प्रधानमंत्री की रैलियों ने उसको मिटाने का काम किया या उस पर मरहम लगाने का काम किया? एक ब्रेक ले रहे हैं और हम लौटेंगे इस चर्चा पे। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हैं कैसे चुनाव का नतीजा बदल रहा है, मैं आपको बताऊं, कई क्षेत्रों का नाम कह सकता हूं, हालांकि 300 ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे परबत्ता,
परिहार, बरबीघा, मधुबन, त्रिवेणीगंज, महाराजगंज, अमनौर, सरायरंजन, कटिहार, कुड़हनी, बोचहा, ये तमाम जो जगह है, खगड़िया, ये तमाम जगह है जहां या तो डिले किया जा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। तो मैं पुनः कहूंगा कि माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री अब चंद घंटों के लिए हैं और कलंक मत ढोइए अपने सर पे। और आग्रह करूंगा प्रशासन के लोगों को, जहां तक मेरी बात जाती है, आप निष्पक्ष तरीके से अपना काम करिए। जीत हमारी ही होगी, आप कितनों विलंब कर लो, बस मैं आग्रह करूंगा कि लोग तमाम प्रशासन के लोग इस बात को समझें और मुख्यमंत्री जी भी समझें, उनके डिप्टी साहब भी समझें। बस इतना ही हमें कहना था। आरजेडी के मनोज झा ये साफ तौर पर कह रहे हैं, बहुत सारी जगहों का नाम उन्होंने गिनाया है, जिसमें कि कटिहार का भी नाम लिया, परबतिया का नाम लिया। तमाम इलाके हैं जहां पर काउंटिंग चल रही है और उनका यही कहना है कि प्रशासन की तरफ अखिलेश कह रहे थे कि ठीक तरह से गिनती हो। मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों के लिए नीतीश कुमार, ये भी उन्होंने कहा, पूरा विश्वास जताया है कि आरजेडी, महागठबंधन जो है आरजेडी के नेतृत्व में वो सरकार बना पाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। शाइबल जी, आपकी टिप्पणी में चाहूंगी इसके ऊपर, वोटों की गिनती को लेकर, और आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी ये कहा है कि देर रात तक वहां डटे रहें ताकि वोटों की गिनती ठीक तरह से हो, और वो शक जता रहे हैं प्रशासन पर भी। नहीं, आई मीन वोट का गिनती सबसे क्रूशियल चीज है। और पहले तो बहुत तरह का धांधली होता था, आजकल वो नहीं हो रहा है। और जहां पर की कांटे का टक्कर है, वहां पर तो और भी इसमें सजग होकर करने की जरूरत है। इवन अमेरिका में भी ट्रम्प क्वेश्चन किया कि वोट का गिनती प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो होल वर्ल्ड अमेरिकन इलेक्शन को देख रहा था। जी जी, इसलिए यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में तो और भी जरूरी है। पर जिन जगहों के नाम भी अभी लिया जहां पे वोटों की गिनती अभी भी चल रही है, वहां पर प्रेमचंद मिश्रा, क्या आपको ये सब इलाके ऐसे हैं जहां से आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को ज्यादा उम्मीद लगानी चाहिए? बिल्कुल। अब देखिए, अगर 100, 200, 500, 800 अगर इस तरह के अंतर का है तो स्वाभाविक है वहां पर प्रशासन कुछ न कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में तो है ही। तो मनोज झा ने कोई बिना तर्क के ये बातें नहीं कही हैं। और उसमें कई हमारे भी कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल लगता है जीत गए, जो खबरें आ रही है अंदर काउंटिंग हॉल से कि नहीं हमारा इतना है, लेकिन रिजल्ट आउट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये शंका, कई प्रकार के शंका को जन्म देती है कि ये स्थिति कहीं से भी उचित नहीं है और चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में निष्पक्षता से आपको लाना चाहूंगा इसी सवाल पर। चुनाव आयोग भी शायद दबाव में है, दिख रहा है, क्योंकि लगातार वो भी अपनी ओर से सफाई दे रहे हैं, जो तथ्य उनको स्पष्ट कर रहे हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि आखिर अगर इतना समय लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बार बार इसको बताया है कि कोरोना संकट काल है, इसलिए तमाम तरह के एहतियात रखे गए। 67% ईवीएम की संख्या पिछली बार के चुनाव की तुलना में इस बार बढ़ाई गई है। जो काउंटिंग है उसके लिए भी तमाम प्रिकॉशंस रखे गए हैं, इसीलिए इतना समय लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिलता है जब इस तरह के टाइट इलेक्शन होते हैं, जब बहुत ही कांटे की टक्कर होती है? देखिए, सब इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम मशीन्स है उनमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, ना उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। साथ में 5 रैंडम जो होती है अचानक वो मशीनें उठा ली जाएंगी वीवीपैट की, तो इन सब चीजों में वक्त लगता है। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ ईवीएम मशीन्स बहुत बढ़ गए और नंबर ऑफ हॉल्स है जिनमें मशीन रखी है, पहले 14 होती थी, शायद अब 7 टेबलें रखी जा रही है वहां पर। तो इस तरह से देखिए हुआ है और उनको निष्पक्ष तौर पे उन्हें काम करना है, वो कर भी रहे हैं। जी जी। तो प्रशासन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। ठीक है, वो जी आपसे यही सवाल, जिस तरह से ईवीएम को लेकर के चुनाव के बीच में सवाल उठा दिया गया था, आज भी हमने देखा है कि वो चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे उदित राज हो कांग्रेस के नेता, या इस बीच में राहुल गांधी जी, उन्होंने भी प्रश्न उठाया था। तो आपको लगता है कि ईवीएम को लेकर के जो डिबेट है ये फाइनली अब सेटल हो जानी चाहिए? देखिए, ईवीएम की डिबेट जो है, क्या है दिक्कत, जो सत्ता में होता है वो तो ईवीएम के पक्ष में बोलता है, जो सत्ता से बाहर होता है वो ईवीएम के खिलाफ बोलता है। 2009 में पूरी बीजेपी ईवीएम पे सवाल उठा रही थी, उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस उठा रही है और दल उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार वाकई ये सवाल जो है सारे दल मिल करके, सर्वदलीय
कंसेंसस बना के इस सवाल को हल करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी है, लेकिन ईवीएम हटाना ही समाधान नहीं है। वो सही कह रहे हैं देशरतन जी, मैं भी कह रहा हूं कि बैलेट पेपर में भी बहुत सारी घपले हो जाते थे। उसमें भी मुझे याद है बूथ लूट जाते थे बैलेटों की, खासकर जहां 100, 200, 400 वोट की गिनती का मसला होता है, वहां जो अधिकारी होते हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और मतलब मैं तो कई पुराने चुनाव का उदाहरण दूं तो कैसे जो है रातों रात एकदम घोषणा होने के बाद वो जुलूस लेके लोग निकल गए और सर्टिफिकेट नहीं लिया और तो रिकाउंटिंग में उसके बाद हरा दिए गए। ऐसे कई उदाहरण हमारे हम लोगों के सामने हुए, बैलेट के जमाने के भी, ईवीएम के जमाने की भी। ईवीएम पे सवाल उठते रहे, आपने सही कहा कि जिनके पक्ष में आते हैं नतीजे वो ईवीएम पर विश्वास करने लग जाते हैं, नहीं तो सवाल उठते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, मैं इस सवाल लेकिन पूछना चाह रही हूँ आप में से कोई भी इस पर जवाब, जो अभी सीटें जहां पे चुनाव अभी वोटों की गिनती चल ही रही है, उन पे नजर डालो और अगर हम ये समझ सके कि क्या उसमें क्या वो महागठबंधन के गढ़ हैं, उनमें से कुछ जो जगह हैं, या वो एनडीए के पक्ष में जाने की उम्मीदें, एक ब्रेक के बाद हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार का फैसला और कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। महागठबंधन और साथ साथ एनडीए इस वक्त बहुत कड़ा मुकाबला एक दूसरे को दे रही है। हालांकि आरजेडी की जो सीटें हैं वो अभी भी ज़्यादा है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देशरतन निगम हमारे साथ मौजूद है, बाकी पैनलिस्ट भी। और देशरतन निगम जी, ये समझना चाह रहे हैं कि जो जगह मैंने पहले पूछा था, ये अगर आप में से कोई बता सके कि जो अभी कहाँ पे काउंटिंग चली रही है, कुछ जगहों के नाम भी मनोज झा ने लिए, क्या आप कहेंगे कि वो महागठबंधन का कड़ है या वहां पर से बीजेपी को उम्मीद करनी चाहिए? इसमें सीमांचल के क्योंकि कई इलाके हैं जहां पे ओवैसी भी हैं, जहां पर हमेशा से आरजेडी की अच्छी सीटें आती रही हैं। देखिए, वो जो ज्यादातर जगह बता रहे हैं वो सीमांचल से है, कटिहार वगैरह जो है, और वहां पर नुकसान आरजेडी को हो रहा है क्योंकि वहां पर ओवैसी है, कुशवाहा की पार्टी है, मायावती है और भी है, तो वोट महागठबंधन के कट रहे हैं। तो वो शायद उसको लेकर थोड़ा सा चिंतित है, इसलिए थोड़ी सी अधीरता उनमें नजर आ रही है। लेकिन निष्पक्ष काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जो भी होगा रिजल्ट्स वहां से निकलेगा और उन पर उनको भरोसा करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कांटे की टक्कर हो रही है तो आप ईवीएम पे सवाल उठा दीजिए। मैंने तो बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से इस तरह का कोई आवाज उठते नहीं देखी। तो थोड़ा संयम ले और जो भी है, और इलेक्शन कमीशन देखिए, एक अमेरिका के इलेक्शन कमीशन ने काम किया, एक हिंदुस्तान में किया, आपको साफ फर्क नजर आ जाएगा कि हम लोग उनसे बहुत आगे हैं। यहाँ पर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन उनसे 10 गुना ज्यादा वोट हमारे यहाँ एक स्टेट में पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की आवाज जब आप उठाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं उनको अपने दायित्व का ख्याल नहीं है, दायित्व के को समझ के अपने इस तरह के बयान देने चाहिए क्योंकि जनता का नुकसान होता है। सहवल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नीतीश जी के बारे में अब आप क्या कहेंगे? एक लंबी पारी उन्होंने खेली है, संभावना इस बात की भी अभी है, पूरी बनी हुई है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। जो उनकी ये पारी अगर आपको लगता है कि शुरू होती है तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने रहने जा रही हैं? क्योंकि शायद उन्हें इस तरह से सरकार चलाने की आदत नहीं होगी इतने कम बहुमत में। सहबल जी, आपसे प्रश्न था। हेलो जी, आपसे पूछ रहा हूं कि नीतीश जी के बारे में अब आप क्या कहेंगे, उनके लीडरशिप के बारे में, उनकी अपनी पार्टी के भविष्य के बारे में, और जो इतने लंबी पारी उन्होंने नीतीश जी ने खेली है, इसके बाद अब जो नंबर्स दिख रहे हैं लग रहा है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, संभावना भी है। तो ऐसे में उनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी? आप किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं नीतीश जी के सामने? नीतीश जी का दो पक्ष है, एक है पॉलिटिकल मैनेजमेंट और दूसरा है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी अच्छा करते रहे हैं। कोई भी मिनिस्ट्री पहले थे या चीफ मिनिस्टर होने के बाद बिहार ऐसा स्टेट में उन्होंने स्टेट को रिजरेक्ट किया, स्टेट का अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया। जहां तक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट इनको अकेले कभी करना नहीं पड़ा था।
पहले ये सोशल जस्टिस मूवमेंट के पार्ट थे, उसमें लालू प्रसाद जी भी थे, फिर जॉर्ज फर्नांडिस थे, फिर बाद में वाजपेयी जी थे। अब जो है उनका एक बहुत बड़ा सेक्शन बीजेपी में नीतीश कुमार का एडमायरर भी था, जैसे अडवाणी थे और कई लोग थे। मगर अब नीतीश कुमार को फेस करना होगा बहुत सा प्रॉब्लम। उसमें एक बीजेपी में भी एक बहुत हॉस्टाइल है। आज का अगर इलेक्शन का रिजल्ट आप देखिए तो जेडीयू वही खराब किया है जहां जहां एलजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वहीं पर आरजेडी का विक्ट्री हुआ है। आरजेडी का जहां बीजेपी से टक्कर है, आरजेडी को नुकसान हुआ है, बीजेपी को फायदा हुआ है जी। और एलजेपी को जो प्रमोट किया गया वो बीजेपी के ही अंडरस्टैंडिंग में प्रमोट किया गया। अगर तो देशरत्न जी यही सवाल बीजेपी आपसे नहीं चाहती, ये जो बात, चाहे बीजेपी लाख इनकार करे, लेकिन अब भी बड़ा सेक्शन ये मानता है, आपने सहबल जी को सुना होगा, कि लोक जनशक्ति पार्टी को खड़ा करने के पीछे बीजेपी थी। और ये बिल्कुल कम से कम चुनाव परिणाम रुझान दिखा रहे हैं कि 84 सीटों का नुकसान हुआ है जेडीयू को। अगर एलजेपी साथ में लड़ती तो शायद 84 सीटें पर होती जेडीयू। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि बीजेपी ने प्रमोट किया उनको, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो चिराग पासवान है, बहुत यंग लीडर, उन्हें थोड़ा संयम से रहना चाहिए था और संयम बरतना चाहिए था। वो कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गए। तो यंग लीडर्स में एक ये है कि उनको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, तो वो इसका ध्यान रहे कि राजनीति एक लंबी रेस के घोड़े की तरह है और उसमें आप लंबे वक्त के लिए आते हैं। आज आपने अपना भी नुकसान किया, अपने गठबंधन का भी नुकसान किया, और जो आपका अपोजिट गठबंधन था उसको फायदा पहुंचाया। तो ये लोगों की और जनता की नजर से देखिए छुपेगा नहीं। और कल को अगर आप किसी के साथ गठबंधन करने जाते हैं तो वो 10 बार सोचेगा कि आपके साथ गठबंधन करे या ना करे। बहुत आपने दिलचस्प बात कही है देशरत्न जी। और अखिलेश, दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग रही हैं, बड़ी साफगोई से कहा। एक तो ये कि इनको इतना आतुर नहीं होना चाहिए था एलजेपी के चिराग पासवान को, और दूसरे की नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए अब चूंकि उनके इतने कम वोट्स आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी फैसला बाकी है बिहार का और इस पर कवरेज जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद संकेत होंगे आपके।